ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद पलावत, हमारे साथ राजस्थान से मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ लखनऊ से राधा कृष्ण त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं श्रीकांत प्रत्युष, और शरद व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। सबसे पहले लेकर चलेंगे आपको अरविंद पलावत जो राजस्थान में मौजूद है। अरविंद, अगर राजस्थान की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास, आज के इन बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, और साथ ही कोरोना को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने देश को संबोधित किया और उसमें 20 लाख करोड़ के जो पैकेज की है वो यहाँ घोषणा की गई है। तो इसके बाद में चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये मांग उठा रहे थे कि राज्यों को राहत पैकेज दिया जाए। हालांकि ये पैकेज कैसा होगा, इसका क्या रूप होगा वो अब पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उनका यही कहना था कि चाहे लेट ये रिलीफ उन्हें मिल रहा है, लेकिन ये जो रिलीफ मिलेगा इससे कहीं न कहीं राज्य का आर्थिक जो ढांचा है वो कहीं न कहीं सुदृढ़ होगा। तो वहीं इसके साथ में बात की जाए यदि कोरोना की, तो कोरोना को लेकर लगातार जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और एक अजीब स्थिति अब यहां पर नजर आ रही है। देखिए कल जयपुर में 34 ही पेशेंट्स आए, लगातार संख्या बढ़ रही थी लेकिन कल 34 पेशेंट्स आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 34 ही पेशेंट्स आए, लेकिन वो अलग अलग इलाकों के थे। ये जो 34 पेशेंट्स थे ये राजधानी जयपुर के 27 अलग अलग इलाकों के थे। तो ऐसी स्थिति में गंभीर स्थिति यहाँ पर, क्योंकि जिन इलाकों में ये मिले हैं वहां पर अब जो है कर्फ्यू लगाया जा रहा है। 27 इलाकों में एक साथ चलिए लगातार आप नजर बनाए रखिए अरविंद, हम आपसे अपडेट आगे भी लेंगे, और सीधे लेकर चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता राधा कृष्ण त्रिपाठी मौजूद हैं। राधा कृष्ण, क्या कुछ अपडेट है आपके पास लखनऊ को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, किन बड़ी खबरों पर नजर रहेगी? कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जो तमाम राज्यों से मजदूरों को लाने का सिलसिला है वो भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है। अपडेट क्या है आपके पास? कोरोना के आंकड़ों की बात करने से पहले दो अच्छी खबरें आपको दे दूं। एक तो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के परिणाम आ गए हैं और उनकी भर्ती की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। 1,46,000 अभ्यर्थी उसमें पास हुए हैं जिनको मेरिट के आधार पर शिक्षक बनने की नौकरी दी जाएगी और इसकी प्रक्रिया कल से शुरू कर दी जाएगी। जो उनके शैक्षिक योग्यता है उसमें 40% का मार्क्स और बाकी जो अभी इसमें परिणाम आया है शिक्षक नियामक परीक्षा में उसके परिणाम जोड़ के उनकी मेरिट तय होगी और मेरिट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं जो कल से शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसफर पर रोक लग गई है, जो तबादले हैं वो तबादले नहीं होंगे। ये महामारी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि चाहे वो IAS, IPS इससे लेकर के क्लर्क, बाबू, शिक्षक तक किसी के ट्रांसफर नहीं होंगे, किसी को तबादला इस सत्र में नहीं किया जाएगा। और अगर कोई तबादला किया जाता है या किसी तरह का वो होता है उसमें सीधे मुख्यमंत्री की अनुमोदन लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 3750 पहुंच चुका है। अभी जो रिपोर्ट आई है आज सुबह की KGMC की, वो थोड़ी चिंता वाली है क्योंकि उसमें राजधानी लखनऊ में, अकेले लखनऊ में 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बाकी 10 लोग कन्नौज के हैं और कुछ आगरा के हैं। तो ऐसे में जब राजधानी में एक तरह से आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है, दूसरी चीज अब एक चीज और देखने वाली होगी, जो छोटे जिले थे उत्तर प्रदेश के उनमें कोरोना अपने पैर पसार चुका है। ये एक चिंता का विषय है। इस पर मुख्यमंत्री ने कल भी चिंता जताई थी कि ये छोटे जिलों में और खास करके ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण नहीं फैलने चाहिए, अदरवाइज ये दिक्कत कर सकता है। तो अब केवल एक चंदौली अकेला एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां जो कोरोना से मुक्त है। 74 जिले पूरे के पूरे कोरोना के संक्रमण की चपेट में हैं और इसमें जो 3700 का आंकड़ा है, इसमें 1750 मरीज एक्टिव हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा 800 के आसपास मरीज आगरा के हैं। तो एक तरह से कोरोना अब धीरे धीरे छोटे उसमें फैल रहा है जिलों में। एक चीज मुख्यमंत्री ने कल एक बात और चिंता जताई कि अगले 10 दिन, आने वाले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे कोरोना के आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए। जो कैबिनेट मंत्रियों के साथ जब चर्चा की मुख्यमंत्री ने, तो उसमें इस बात को रखा कि जो श्रमिक आ रहे हैं बाहर से, उनके जरिए उनमें कई मामले कोरोना संक्रमण के आए हैं। तो ऐसे में हमें अलर्ट रहना होगा
क्योंकि अभी 4.5 लाख श्रमिकों को दिल्ली से लाने का दबाव है। मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही कि कई सरकारें दूसरी वो लगातार दबाव डाल रही हैं कि हम अपने श्रमिकों को वापस लाएं। लिहाजा ये सिलसिला चलता रहेगा और ये जारी रहेगा। दूसरी चीज, लॉकडाउन पे मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा में ये बात वो की कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें फैसला लें कि लॉकडाउन 4 कैसा रहेगा, लॉकडाउन 4 में किस तरह की वो होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव मांगे हैं और इस पर ज्यादातर मंत्रियों ने अधिकांश उन्होंने वो जो सुझाव दिए हैं वो है कि लॉकडाउन 4 2 हफ्ते बढ़ाया जाना चाहिए और उनके साथ वही कंडीशंस लगभग होनी चाहिए जो अभी लॉकडाउन 3 में चल रही हैं। और इसके साथ साथ औद्योगिक गतिविधियां, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, उनमें तेजी लाई जानी चाहिए। एक और चीज जो कल तय हुई, जो औद्योगिक नीति है उत्तर प्रदेश की, उसमें सरकार बदलाव करने जा रही है। पहले जो एक बड़ा आंकड़ा था, अब उसको कर दिया 25 एकड़ क्षेत्र में भी कोई भी इंडस्ट्री अपनी लगा सकता है। दूसरी चीज कि जो शहरी इलाके में छोटे भूखंड हैं, वहां पे भी उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसमें बदलाव के लिए राज्य सरकार एक प्रावधान लाएगी जिससे औद्योगिक नीति में इसको जोड़ा जा सके। तीसरी चीज, जो रियल एस्टेट को लेकर के सरकार चिंतित थी, रियल एस्टेट पूरी तरह से भरा गया है, यहाँ पे रियल एस्टेट का काम पूरी तरह से बंद है उत्तर प्रदेश, तो उसको नई गति देने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार बदलाव करने जा रही है। एक समिति गठित कर दी गई है, जो समिति रियल एस्टेट की दशा और उस पर पूरा अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद रियल एस्टेट कारोबारियों की क्या क्या समस्याएं हैं उनकी सुनवाई करेगी और उनको दूर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा एक नई चीज जो वो कानून व्यवस्था को लेकर कल मुख्यमंत्री ने खास तौर पे अधिकारियों को वो किया कि अब कानून व्यवस्था की स्थिति पे बहुत खास नजर रखी जाए, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील हो रही है उस तरह से ऐसा ना हो कि अराजक स्थितियां हो और कहीं से किसी तरह करने वाली स्थिति हो। तो उन्होंने एक तरह से अधिकारियों को, खास करके डीजीपी को वो किया है कि वो अपने पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को इस बात की ताकीद करें कि कानून व्यवस्था में कहीं किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने बताया जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से कोरोना अगर पैर पसारने लगा तो काफी ज्यादा मुश्किलें वहां की सरकार के लिए और वहां के लोगों के लिए खड़ी हो जाएंगी। सीधे लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? किन बड़ी खबरों पर आज नजर रहेगी बिहार में? देखिए, बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ गया है पिछले एक सप्ताह में। और कल केवल एक दिन में 130 मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 879 हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले जहां 8, 9, 7, 10 कोरोना के केस सामने आ रहे थे, प्रवासी मजदूरों के आने के साथ ही ये कई गुना बढ़ गया है और अब आंकड़ा 130 तक पहुंच गया है। एक दिन में 130 नए केस आने का मतलब आप समझ सकती हैं जी। और अभी तो केवल बिहार में हर रोज 900 के आसपास सैंपल की जांच हो रही है, तब ये हालत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक में साफ निर्देश दिया था कि कोरोना सैंपल की जांच बढ़ाई जाए और इसकी संख्या कम से कम रोज 10,000 की जाए। तो अगर 10,000 सैंपल की जांच रोज शुरू होगी तो संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, आप अंदाजा लगा सकती हैं। दरअसल जब से प्रवासी मजदूरों का बिहार आना शुरू हुआ है तब से संख्या में इजाफा हुआ है और अब तो खबर ये आ रही है कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पहुंच गया है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में इसे फैलने से रोकना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में रोकने के पहले ही वो पहुंच चुका है। कई ऐसे श्रमिक हैं जो ट्रेन से आ रहे हैं और प्रशासन के आंख में धूल झोंककर वो घर भाग जा रहे हैं। कई ऐसे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर से भाग जा रहे हैं। कई फोन आ रहे हैं जनतंत्र टीवी के दफ्तर में कि प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर नहीं गया, गांव में आ गया है। लोगों के कहने के बावजूद वो क्वारंटाइन सेंटर में जा नहीं रहा है, जांच नहीं करा रहा है। तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है और बिहार के सभी 38 जिले कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कल तक जमुई बचा हुआ था, वो भी अब संक्रमण की चपेट में आ चुका है। तो बिहार में हालत बेहद गंभीर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल की बैठक में अपने अधिकारियों को कहा है कि दूसरे राज्यों से बातचीत करके समन्वय स्थापित करें और एक सप्ताह के अंदर जो प्रवासी बिहारी बिहार आना चाहते हैं
उनको 1 सप्ताह के अंदर लाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा टास्क दे दिया है, 1 सप्ताह के अंदर जितने प्रवासी आना चाहते हैं बिहार उनको लाना है। दूसरा बड़ा टास्क है कि जहां 900 सैंपल की जांच हो रही है उसको बढ़ाकर 10,000 कर देना है। सवाल ये उठता है कि क्या स्वास्थ्य महकमा की क्षमता है जो 900 सैंपल की जगह 10,000 सैंपल की जांच रोज कर सके? बिल्कुल अभी तो नहीं दिखता है। और मैं बता दूं, इस बीच पप्पू यादव पर भी FIR हो गया है। पप्पू यादव पूर्व सांसद हैं और बहुत सक्रिय रहते हैं, जहां भी आपदा और संकट आती है वो पहुंच जाते हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही उन्होंने गलती की थी, दिल्ली के ओखला बाजार में चले गए थे प्रवासी मजदूरों के बीच और उन्होंने लॉकडाउन के बीच भी एक सभा कर दी थी और उस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, यानी पप्पू यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है। और बिहार में इस बीच कोरोना का संकट तो है ही, भूकंप के झटके भी महसूस हुए हैं, लेकिन तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी, 4.9 थी। और कहा जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल के सुंदरवटी से 2 किलोमीटर दूर और भूतल से 10 किलोमीटर नीचे था। तो भूकंप के झटके भी लोग महसूस कर रहे हैं, आंधी तूफान और बारिश के झोंके भी बीच बीच में आ रहे हैं। तो लोगों को एहसास हो रहा है कि कहीं प्रलय आने की आशंका तो नहीं है, तो लोगों में डर है। और जहां तक झारखंड की बात करें तो झारखंड में 173 मामले सामने आ चुके हैं। तो झारखंड में भी संक्रमण का रफ्तार बहुत तेज है और हेमंत सोरेन ने PM पर कटाक्ष किया है और कहा है कि ये तो चित और पट वाली बात हुई कि चित भी मेरी पट भी मेरी, आप गलती भी करेंगे, लोगों को संकट में भी डालेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। और टूरिस्ट वीज़ा के उल्लंघन के मामले में जो 16 विदेशी पकड़े गए थे रांची के हिंद पीढ़ी में, उनकी जमानत को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इन पर आरोप था कि टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए थे और धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो 30 मार्च को पकड़ा गया था, जेल में थे। अभी उन्होंने कल आवेदन लगाया था, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो फिर से वो जेल चले गए हैं। और दूसरी बात यह है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं और धर्म प्रचार का काम कर रहे थे। झारखंड सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि गर्भवती महिलाएं जो भी हैं, प्रसव से पहले उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। और मई महीने में झारखंड में करीब 15,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो बच्चे को जन्मने वाली हैं, बच्चे को जन्म देने वाली हैं। और इन सभी महिलाओं का कोरोना टेस्ट पहले कराया जा रहा है ताकि सिजेरियन ऑपरेशन हो तो कोई तकलीफ ना हो, कोई गंभीर स्थिति हो तो उनका ठीक से इलाज किया जा सके। तो झारखंड सरकार लगातार सतर्क है और डीजल पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। झारखंड सरकार ने वैट बढ़ा दिया है, 22% तक कर दिया है, यानी 1 लीटर पर 15 रुपये का वैट लगेगा। और इसके साथ ही झारखंड में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 24 पैसा हो गई है और डीजल 66 रुपये 7 पैसे के दर से अब बिकेगी। तो झारखंड में महंगाई भी बढ़ गई, डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया और संकट भी बढ़ा हुआ है। अब आम लोगों के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इस संकट से निपटे, क्योंकि सरकारें तो काम करती हुई दिख रही हैं, लेकिन लोगों को जो राहत पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं रही है। जी चलिए श्रीकांत प्रत्युष, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए एक तरफ महंगाई तो बढ़ ही रही है, पूरा देश लॉकडाउन भी है, इन सब के बीच जो आम लोग हैं उनके सामने चुनौतियां भी ज्यादा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां पर शरद हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज की क्या कुछ बड़ी खबरें मध्य प्रदेश में होंगी। मध्य प्रदेश में 2 से 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर कोरोना की, जो कि तमाम राज्यों की बड़ी खबरें होती हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश की भी बड़ी खबरें हैं। उसका आंकड़ा यदि हम बात करें तो 4,000 से ऊपर जा चुका है, 4,100 आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीज का, जिसमें भोपाल 854 हो चुके हैं और इंदौर में तकरीबन 2,000 से ज्यादा मरीज अब तक हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये कोरोना की स्थिति है। और इस बीच दूसरी सबसे बड़ी खबर यही है कि आज 2:30 से 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 250 करोड़ रुपए हितग्राहियों के अकाउंट्स में डालेंगे और इसमें कई लोगों को जो भी पात्र रहेंगे उनको इसका लाभ पूरा मिलता हुआ नजर आएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी खबर यही है। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि चूंकि 17 तारीख को ये लॉकडाउन 3.0 खत्म होने जा रहा है और 4.0 शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी, इसको लेकर अलग अलग 5 क्लस्टर में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। 5 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 5 सचिव जो है प्रमुख सचिव उसमें भी मौजूद रहेंगे। इसकी बैठक आज दोपहर 3 से 4 बजे के बाद होने वाली है और 4 बजे के बाद इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगामी समय मध्य प्रदेश को किस तरह से एग्जिट प्लान उसका बनाया जाए और किस तरह से मध्य प्रदेश को कोरोना से बाहर निकाला जाए। हालांकि इसमें तक इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर 8 रेड जोन के अलावा तकरीबन 10 ऐसे जिले और हैं जहां पर कोरोना के मरीज मिल रहे हैं
उन्हें किसी प्रकार से भी 17 तारीख के बाद रियायत देने की बात यहाँ पर एक लेटर के माध्यम से मंत्रालय से कह दी गई है कि इन जिलों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बाकी जो जिले ग्रीन जोन में उनको रियायत दी जाए 17 तारीख के बाद। उसके अंदर प्लान बनाया जाए कि किस तरह से उसमें आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती है और अन्य संसाधन काम किए जा सकते हैं। लेकिन चौथी सबसे बड़ी खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है कि मध्य प्रदेश में अब 52 स्कूल ऐसे तय किए गए, 52 स्कूल्स ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जिनमें अब केजी से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, 12वीं तक संस्कृत पढ़ाई जाएगी और उसके लिए पूरे तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा और इसमें 2 निजी संस्थानों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा और उसके साथ साथ ताकि संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो एक एजुकेशन से रिलेटेड खबर है। इस बीच में राजनीतिक खबर भी आ रही है कि राजनीतिक चुनाव को लेकर यहाँ पर उठापटक तेज हो चुकी है। अपने अपने स्तर पर सभी यानी कि दोनों ही बड़े संगठन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्तर पर आगामी उपचुनाव को लेकर बैठकें शुरू कर दी है। अंदर खाने बैठकें शुरू हो रही लगातार। बीजेपी जहां एक तरफ संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करने में जुटी हुई है, उसी तरह कांग्रेस लगातार जो बीजेपी के नाराज विधायक हैं या फिर कांग्रेस के जो बीजेपी में लोग गए हुए थे उनको दोबारा से मनाने की कोशिश में प्लान बनाया है। हालांकि इसमें एक नई चीज़ ये भी आई है कि कांग्रेस ने प्लान बनाया है कि जो कांग्रेस स्टेट कांग्रेस का जो पूरा ग्रुप है उसको छोटा कैसे किया जाए, क्योंकि अभी की संख्या बहुत ज़्यादा है लोगों में। कई उप सचिव है, कई महासचिव बनाए गए हैं, इस तरह से बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया है कांग्रेस संगठन का। तो इसको छोटे स्तर पर लाया जाएगा और कमलनाथ इसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। तो ये कुछ 4 से 5 बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर अन्य चीजों से जुड़ी हुई। ठीक है, चलिए राजस्थान लेकर चलते हैं आपको, जहां पर अरविंद बलावत हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अरविंद, राजस्थान से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आपके पास? कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर अपडेट ये है कि कल जयपुर में 34 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसमें से जो 34 कोरोना पॉजिटिव, गंभीर बात यह है कि जयपुर के अलग अलग जो इलाके हैं वहां के ये लोग सभी रहने वाले हैं। जयपुर के जो 27 अलग अलग इलाके हैं जिसमें परकोटे के अलावा जो इलाके आते हैं, तो उसमें मेजर जो जयपुर का जो पार्ट है उसमें एक एक पेशेंट्स वो यहाँ पर मिल चुका है। तो ये एक गंभीर स्थिति यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इन जब अब ये जो 27 जगह है यहाँ पर जहां पर ये पेशेंट्स मिले हैं उनके आसपास जो है वो स्क्रीनिंग कराई जाएगी, उनमें से कुछ रैंडम सैंपल्स भी लिए जाएंगे और उसकी जांच कराई जाएगी और उसके बाद ये संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन एक दूसरी बड़ी चीज और सामने आ रही है कि ये जो 27 ये जो 34 लोग सामने आए हैं, इसमें से करीब 10 लोग ऐसे हैं जो कि या तो कोई ठेला लगाता है या कोई दुकान लगाता है। तो ऐसी स्थिति में जो चैन स्प्रेड है उसके कारण ये लोग यहाँ पर संक्रमित हुए ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में अब लगातार प्रशासन, पुलिस ने वहां पर कर्फ्यू लगाया, साथ ही अब चिकित्सा विभाग है वो अलग अलग टीम भेजकर वहां पर रैंडम जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करेगा और उसके बाद में इनकी जांच की जाएगी। तो इसके साथ ही कल जो बात करें तो 138 जो कोरोना पेशेंट्स है वो यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ जो संख्या बढ़कर 4126 हो गई। हालांकि राहत की बात एक ये है कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव थे उनके नेगेटिव आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो ये एक राहत की बात यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि जो एक्टिव केसेस हैं, चूंकि जिस तरह से पॉजिटिव केसेस नेगेटिव आ रहे हैं तो जो एक्टिव केसेस जो हैं उनकी संख्या काफी कम अब होती जा रही है और 1555 एक्टिव केसेस है वो यहाँ पर है। और साथ ही राजस्थान ने अब तक सबसे ज्यादा सैंपल्स लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चिकित्सा मंत्री है उनका खुद भी कहना है कि चूंकि जब सैंपल ज्यादा लिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो पॉजिटिव मरीज है उनका आना भी यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। तो साथ ही इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस लेंगे। इससे पहले 2 दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 21 घंटे तक राजस्थान के जो विधायक हैं उनके साथ, राजस्थान के जो एमपी एमएलएज हैं उनके साथ यहाँ पर एक बैठक ली। करीब 21 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये बैठक चली है 2 दिन में। तो उनसे कुछ सुझाव मांगे गए और माना जा रहा है कि अभी इन सुझावों के आधार पर जो लॉकडाउन का चौथा चरण है उसमें कुछ संशोधन यहाँ पर किए जा सकते हैं। साथ ही ई पास की जो व्यवस्था लागू की गई थी उसको अब हटा करके और उसका एक नया एसओपी अब जारी कर दिया गया है, जिसमें एसएचओ स्तर से लेकर के और जिला कलेक्टर स्तर तक के जो व्यक्ति हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर उनको पास मुहैया कराए जा सकेंगे, जिसके कारण लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। तो वहीं यदि बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आज लगातार जो बैठकों का उनका दौर है वो आज भी यहाँ पर जारी रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस लेंगे, अधिकारियों के साथ रहेंगे, साथ ही कोर ग्रुप के साथ भी एक उनकी बैठक यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो सकती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो राहत है वो यहाँ पर दी जाए। लेकिन एक बड़ी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर एक महिला जो है वो डूंगरपुर के अंदर प्रेग्नेंट लेडी थी और डूंगरपुर तक पैदल ही वहां पर चली आई और उसके बाद में जो स्थानीय प्रशासन है वो जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो उसको जाकर के वहां मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण जो लोगों की परेशानी है वो
लगातार सामने आ रही है। जी अनन्या। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।